5 मीटर का कॉलम, एक 30 मीटर का कॉलम। अगर मैं देखो मैंने यहाँ पे ना कॉलम स्पेसिफाई कर रखा है, 5 मीटर का कॉलम है, 100 माइक्रोमीटर उसकी डायमेंशन है, सब कुछ रखा। दूसरे कॉलम की डायमेंशन मैंने दे रखी है 30, 320, 25.25 माइक्रो। डन। अब मैंने एक कॉलम में फ्लो दिया है 0.2 ml का, 0.2 ml का। तो आप देखोगे इसमें प्रेशर बन रहा है 13 psi का, अगर 0.2 ml का फ्लो 5 मीटर के कॉलम में जाता है। अगर मैं इस कॉलम के फ्लो को अब 0.2 मीटर से 0.2 मिनट से लेकर के 0.5 करता हूँ, तो इसने अपने आप प्रेशर यहाँ कैलकुलेट किया 26 हो गया। अभी सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्ट्रूमेंट को कमांड नहीं दी है, कैलकुलेशन पहले हुई ना। तो वैसे ही यहाँ पे 30 मीटर का कॉलम है, उसमें 4 ml का फ्लो दिया है मैंने कॉलम में, तो उस पर प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है 15 psi कह रहा हूँ। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो प्रेशर सीधा जाएगा 8.5 पे। अपने आप कैलकुलेट किया ना, तो कैलकुलेट कैसे हुआ, हमने इसमें मेंशन कर रखा है कितने ml का फ्लो है, कौन सी गैस है और क्या डायमेंशन है। तो इसने पहले कैलकुलेट किया और उसके बाद जो कैलकुलेट करके आया, फिर मैं मेथड सेंड करूंगा ना। तो जो कैलकुलेशन हुई है, जो आप बोल रहे थे ना कि क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो लेंथ भी आपका इफेक्ट डालती है। तो यहाँ डालेगी, ये जो आप बता रहे हो यहाँ डालेगी, बट ये रिजल्ट पे क्या इफेक्ट डालेगा? रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब जो क्रोमेटोग्राम निकलेगा उस पे क्या रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? रिजल्ट पे इम्पैक्ट ये आएगा, जब प्रेशर आपका डिफरेंट होगा, हेड प्रेशर डिफरेंट होगा आपका, तो आपकी आरटी वेरिएशन जाएगी। सिंपल, आपका आरटी आगे पीछे जाएगी ना, आपकी आरटी आगे पीछे, क्योंकि आपका आरटी क्यों जाएगी आगे पीछे, आपका तो कॉलम फ्लो चेंज हुआ, तो इनलेट का प्रेशर चेंज हुआ। प्रेशर बढ़ेगा तो पीक पहले आएगी, प्रेशर कम होगा तो पीक लेट में आएगी। नहीं, एक्सपीरियंस में मतलब दोनों चीजें इफेक्ट कर रही हैं। प्रेशर इकलौता पैरामीटर नहीं है, साथ में फ्लो भी पैरामीटर है। अगर आप वहाँ पे ग्रेडियंट चलाते हो, अगर आप फ्लो चेंज करते हो तो प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर भी करेगा ऑब्वियसली। यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ 200 डिग्री होगा तो गैस जो है हाई टेम्परेचर पे जाके फैलती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, क्या होती है, फैलती है। जब वो फैलेगी, उसका अमाउंट 2 ml पर फैलेगी, तो ऑब्वियसली प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, जगह तो उतनी है। तो ये कैलकुलेशन पहले सॉफ्टवेयर में होती है, इंस्ट्रूमेंट को बाद में जाती है। सर रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आया, सर आरटी वेरी करेगी, आरटी वेरी कर गया आपकी, 2 अगर पीकें साथ में आ रही है तो वो भी तो मर्ज हो सकती है, प्रेशर डिफरेंट होगा तो 2 पीकों में अगर वो ऑटोमेटिक उस हिसाब से मेथड बना होगा, हमें गलती नहीं करनी है। मेथड बनता है ना पहले बनेगा। तो जो बोल रहे थे आप कि हमारा जो है फर्क पड़ेगा, जो लेंथ का क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ प्रैक्टिकली है। आप यहाँ से आपके थोड़ा सा देखेंगे ना, मैं देख रहा, समझ में तो आप देख रहे हो ना, जैसे मान लो मैंने फ्लो 1 ml का सेट किया, तो जैसे मैं 1 ml का फ्लो बना रहा हूँ, प्रेशर अपने आप उसने कैलकुलेट किया, मैंने प्रेशर नहीं दिया। अगर मान लो मैं प्रेशर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 20 psi का प्रेशर दिया, तो फ्लो अपने आप एडजस्ट होगा 20 के अकॉर्डिंग। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक चेंज होगा, दूसरा अपने आप चेंज होगा। पर वो चेंज हुआ देखो 5 मीटर में, अगर मैं सेम 5 मीटर में मान लो 1 ml का फ्लो रखता हूँ, ठीक है, 5 मीटर मैंने 1 ml का फ्लो रखा, तो 41 बन रहा है प्रेशर। वहीं मैं 30 मीटर में भी 1 ml का फ्लो रखता हूँ, तो फ्लो कितना बढ़ रहा है, प्रेशर कितना बढ़ रहा है, 4.5। कितना फर्क है, लेंथ फर्क डाला, डायमेंशन लेंथ नहीं, डायमेंशन ने फर्क डाला ना, कोई भी एक्सपीरियंस में बीट जाता है ना सर, जितना डायमेंशन ज्यादा होगा उतना बट प्रेशर उस कम समय होगा। आरटी पे वेरिएशन होगा कि रिजल्ट पे इफेक्ट आरटी पे ही वेरिएशन पे होगा, होगा। रिजल्ट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं क्योंकि पड़ेगा। अमाउंट तो वही है, अंदर वही जाने जाएगा, वाला वो अमाउंट same है, वही पीपीएम लेवल जाएगा, वही इतना अमाउंट जा रहा है आपका। पर आपका फर्क पड़े ना, अगर आरटी पे फर्क पड़ा तो आपका रेजोल्यूशन भी खराब होगा, रेजोल्यूशन पे आ सकता है, आपका रेजोल्यूशन डिफरेंट होगा, आपकी आरआरटी डिफरेंट होगी। सेम चीज जो आप उसमें है सर, आप एक्सपीरियंस में सेम चीज इसमें रेजोल्यूशन एंड आरटी में इफेक्ट सब में इफेक्ट पड़ेगा आपका, है ना। तो रिजल्ट तो कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर यूएसपी बोल रही है आपको कि मैं आरटी में सिर्फ 0.2% या 2% की वेरिएशन एज एक्सेप्टेबल, है ना। अगर वो वेरिएशन आपकी 3% आ गई तो आपका रिजल्ट फेल है, ठीक है। एरिया पे भी फर्क पड़ता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, पर एरिया पे फर्क पड़ता है। अब मैं बताऊँ, गैस भी अगर डिफरेंट होगी आपकी,
अगर नाइट्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, अगर आप जो है नाइट्रोजन गैस दोगे तो प्रेशर डिफरेंट बनता है और हीलियम में डिफरेंट बनता है। रीजन भाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अपना है, नाइट्रोजन की लीनियर वेलोसिटी अपनी है, अलग है, डिफरेंट है, तो प्रेशर डिफरेंट बनेगा। आप पानी क्रॉस करो, पानी का मैं बोल सकता हूँ कि डेंसिटी डिफरेंट है, ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट है, तो दोनों अगर आप पास कर रहे हो एक पाइप से तो दोनों में प्रेशर डिफरेंट होगा होगा ना। तो सब कुछ एक चीज से चेंज होता है। आप गैस भी डिफरेंट दोगे इसमें तब भी क्या होता है, प्रेशर नहीं बनेगा आपका। आप गैस भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, मैं हीलियम गैस दे रहा हूँ, मेथड में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या हम HPLC में स्पेसिफाई करते हैं कि मेथनॉल दे रहे हो? करते हैं, उसका भी रीजन यही होगा मेथड में। प्रेशर उसके में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मैनुअली लिखते हैं ना सोलवेंट में फॉलो कर रहे हैं वो नो नहीं उससे कोई पार्टी ये तो लेकिन इसमें पड़ेगा ना, इस पर पड़ेगा। हीलियम गैस आप डालोगे, जैसे मैंने अभी डाली हीलियम गैस, हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर वेट और लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब हीलियम गैस जो है लाइट है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, लाइट है नाइट्रोजन से, तो ऑब्वियसली वो जो प्रेशर बनाएगी, वो जो फ्लो बनाएगी, वो डिफरेंट बनेगा नाइट्रोजन के मुकाबले। अगर लाइट है और मैं लाइट बोल सकता हूँ या उसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम होगी तो एरिया में फर्क पड़ेगा। एरिया में क्यों फर्क पड़ेगा? देखो जो भी आपका सॉल्वेंट जो वेपर्स बन रहे हैं तो गैस में मिक्स हो रहे हैं। अब ये वाइल है, इस वाइल में मैं जो है नाइट्रोजन भरूँ और हीलियम भरूँ अलग अलग वाइल में, और उसमें आपका सॉल्वेंट भी है, तो मिक्स तो हो रहा है वेपर, सब कुछ वेपर में। वेपर क्या गैस है, गैस आप हीलियम है, तो मिक्स होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट गई ना हीलियम के साथ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट गई ना हीलियम के साथ, तो आपका एरिया में फर्क पड़ेगा। हीलियम के साथ ज़्यादा एरिया आता है, नाइट्रोजन के साथ कम एरिया आता है। वो तो है। पीक शेप का ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है कि पीक शेप में क्या आरटी बोलेगा, ऑब्वियसली हीलियम पे डिफरेंट आरटी आएगी, नाइट्रोजन पे डिफरेंट आरटी आएगी, नाइट्रोजन को पहले आएगी। ऐसा मुझे नहीं आइडिया, वो तो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, पर डिफरेंट आएगी आपकी आरटी। डन। तो यहाँ से देखो मैंने बताया ना कि देखो अभी मैंने इंस्ट्रूमेंट पे जो मेरा मेथड था वही है, पर जब मैं यहाँ चेंज करूँगा तो वही चेंज यहाँ लेगा है। पर अगर उसको यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली, मैंने 30 मीटर का कॉलम लगाया हुआ है, मैं उसको 60 मीटर करूँगा, वहाँ पे वो कोई प्रेशर का इशू लेगा। तो आप जब भी वहाँ चलाते हो, जब जैसे मेथड बना रहे हैं, एक चीज़ मैंने शुरू में बताई थी आपको कि सेपरेशन तो सारी की सारी कॉलम होती है, चाहे LC लो, चाहे कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, PLC में हम जो प्लेट बनाते थे, वो स्टेशनरी फेज वो क्या था, कॉलम ही था। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम जो पेपर रखते हैं, जो कोई स्पेसिफिक पेपर होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी क्या है, वो स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज क्या कॉलम है। अभी कॉलम कैपिलरी का बना है ना, अंदर एक जो कोटिंग है, जो आपका C18, C15 जो कॉलम रहते हैं, वो क्या स्टेशनरी फेज ही है ना वो, तो वैसी कोटिंग इसमें है। डिफरेंट डिफरेंट पोलर के लिए, नॉन पोलर के लिए एंड नंबर ऑफ कोटिंग्स हो सकती है उसमें, वही स्टेशनरी फेज है। तो सारी सेपरेशन कहाँ होगी, कॉलम में। अब क्या है कि हमारा सब कुछ हीटेड है, तो ऑब्वियसली आपका ओवन जो है इसमें भी हीटर लगा है, वो हीटर लगा हुआ है। अब देखो क्या है, आपके पास 4 कंपाउंड है, एक का 40 डिग्री टेम्परेचर है बॉइलिंग, एक का 150 डिग्री है, एक का 250 डिग्री है, एक का 270 डिग्री है। तो जैसे ही यहाँ इंजेक्ट हुआ सैंपल, तो ये तो 300 डिग्री पर था, सब वेपर हुआ कॉलम में चले गया। तो कॉलम इनिशियली तो 30-40 डिग्री भी होगा, है ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा, सबसे पहले वो अल्यूट होगा। कंसेप्ट सिंपल सा है। और इसके साथ अफेक्ट क्या करती है चीज़ें, देखो बोलने को तो बोलते 40 वाली पीक पहले निकलनी चाहिए, पर कई बार क्या होता है 40 वाली पीक थोड़ी लेट भी निकल सकती है, वो 60 पे निकल सकती है। वो डिपेंड करता है उसका स्टेशनरी फेज के साथ कितना अफेक्शन है, बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। पोलर आपस में अच्छे नहीं बनते, पोलर नॉन पोलर आपस में अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। केमिस्ट्री का कंसेप्ट ऐसा ही है। तो वो आपका कॉलम का स्टेशनरी फेज भी डिसाइड करता है कि आरटी क्या होगा। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और कॉलम फ्लो साथ में स्टेशनरी फेज के साथ उसका अफेक्शन क्या है, ये 3 चीजें आरटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और कॉलम की डायमेंशन ऑब्वियसली, इसके बिना आरटी आपकी ऐसा नहीं है कि मैंने डाला और वो एकदम से निकल जाएगा कि हाँ भाई फ्लो 2 ml का फ्लो है तो जल्दी आएगा, 3 ml का फ्लो है तो और जल्दी आएगा, 4 ml का फ्लो है तो पहले पीक और जल्दी आएगी। और डिपेंड करता है
कि जो आप मैट्रिक्स लगा रहे हो वो कितना आपका स्टेशनरी फिट के साथ स्टिक होता है, उस हिसाब से आपका RTI। अब जो है जब 40 का टेम्परेचर आएगा, 40-50 का टेम्परेचर आएगा तो वो कंपाउंड रिलीज होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 है। तो ओवन ग्रेजुअली बढ़ेगा। हम ओवन की प्रोग्रामिंग बनाते हैं इसमें कि हम ओवन को 40 डिग्री पे 2 मिनट रखेंगे, फिर हम उसको रैंप बोलेंगे, हम उसको एक स्पीड देंगे कि 10 डिग्री पर मिनट के हिसाब से तो बढ़ेगा और 100 पे जाएगा। ठीक है, उसको टाइम लगेगा 100 पहुँचते पहुँचते 10 डिग्री पे 40 से 50 होगा, 3 मिनट में 40 से 50 होगा, 4 मिनट में 50 से 60 हो जाएगा। 10 का स्पीड दिया ना हमने, वैसे करते करते 100 पे पहुँचेगा धीरे धीरे। जो बॉइलिंग पॉइंट इसका आएगा वो कंपाउंड आपका एल्यूट होता रहेगा। जितनी भी आपकी सेपरेशन है आपकी कंपाउंड की, वो ओवन बहुत मेजर है। अब कई बार देखना आपने कुछ एक कंपाउंड जैसे होता है, जैसे मिथेनॉल इथेनॉल है, इनका बॉइलिंग पॉइंट मुझे लगता है 12-7 ही होगा, एक का 70 होगा, एक का 80 वैसे हुआ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे मिथेनॉल इथेनॉल का ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। ठीक है, तो अगर आपने 70 और 80 एकदम से टेम्परेचर पकड़ता है ओवन, तो पीक आपको मर्ज मिलेगी, या तो एक में आएगी या तो बिल्कुल ऐसे एक पीक खत्म होते दूसरी पीक आएगी, मतलब सेपरेशन नहीं मिलेगी। तो सेपरेशन कब मिलेगी उसको, जब मैं दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट आने ही ना दूँ, है ना। मान लो 70 पे आपका इथेनॉल निकल रहा है तो मैं 70 पे ओवन को कमांड दूंगा मेथड में कि 70 पे 2 मिनट वेट करो, 80 जा ही ना, 80 वाला नहीं निकलेगा ना। तो जैसे आपको वो निकलेगा, आप जब 80 आएगा तभी आपका मेथनॉल निकलेगा। तो ये ऐसे सेपरेशन होती है। तो टेम्परेचर, मैं इसलिए बता रहा हूँ, टेम्परेचर एक मेजर रोल प्ले करता है आपका पीक सेपरेशन में। मैं पहले ही बोला कि इसमें सारा जोन हीटेड है। जब कोई चीज बॉइलिंग पॉइंट आएगी तभी निकलेगी, वरना वो कॉलम में बैठी रहेगी। DMSO है, DMSO बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 180, है ना। अगर आपका DMSO एज अ सॉल्वेंट, एज अ डाइल्यूएंट यूज करते हो आप देखते हो कि डाइल्यूएंट की पीक सबसे पहले आती है। GC में मोस्टली डाइल्यूएंट जो पीक होती है, इसमें आप मिक्स कर रहे हो, उसकी पीक सबसे पहले आती है। ऐसा ही होता है ना। पर अगर वो डाइल्यूएंट है, बॉयलर है, जरूरी नहीं उसकी पीक सबसे पहले नहीं आएगी। जब तक 180 नहीं आएगा तब तक उससे पहले होता है आपकी कंसर्न पीक 1, 2, 3 पर कंसर्न पीक से वो पहले आ जाए और डाइल्यूएंट सबसे एंड में आए। DMSO जब एज अ डाइल्यूएंट यूज करोगे आप, जब 180 करीब ओवन पहुंचेगा तभी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, वरना बेटर रहेगा। तो ओवन की प्रोग्रामिंग भी कैसे डिसाइड की, आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। अगर उस रेंज में आप नहीं दोगे तो वो चीज़ वही रह जाती है ना। कॉलम में आप अपने एक्सपीरियंस में कॉलम फ्लशिंग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो चीज़ निकले। हम इसमें कॉलम फ्लशिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम फ्लो देते रहेंगे, हम हीट करेंगे कॉलम। अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जो अननोन कंपाउंड है, नहीं पता उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या, 300 डिग्री का हीट करो, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो जो कॉलम कंडीशनिंग उसमें होती है वो फ्लशिंग से होती है, इसमें हीटिंग से होती है। पर फ्लो होना जरूरी है। अगर कॉलम में फ्लो नहीं है, 300 डिग्री तक का कॉलम खराब हो जाएगा। चाहे आप 1 ml का फ्लो दो, चाहे 0.2 ml का फ्लो दो, पर फ्लो होना चाहिए। डन। ओवन के लिए कोई क्वेश्चन बताओ सर। हाथ खड़ा किया आपने, अच्छा दिन काम किया, यहाँ मैंने चिल बनाया वाला बहुत, है ना। तो मैं क्यों बोल रहा था ठंडा करो ठंडा करो, अंदर टेम्परेचर 250 डिग्री है, इसके बाद ठंडा करने का कोई सिस्टम नहीं है। कैसे करो, 200 डिग्री पे खोल दोगे आप? नहीं, 200 तो नहीं, तो दो, अगर 200 पे है अभी मान लो, तो आप क्या करोगे, तो बंद है सिस्टम, बंद है, 200 डिग्री लॉस ही नहीं होगा, बंद है वो तो लॉस नहीं होगा। इसका फैन है, वो सिंपल सा फैन है, वो बाहर ठंडी हवा अंदर करता है, गर्म हवा बाहर फेंकता है। इसीलिए हम यहाँ स्पेस देते हैं, और रूम जो है GC का ठंडा रहना चाहिए। अगर आपका ओवन का इनिशियल टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री है, ओवन को 30 डिग्री पे आना है, 30 डिग्री पे, तो रूम टेम्परेचर अगर 25 होगा तो ओवन को नहीं आने वाला, 30 आएगा तो 15 मिनट लेगा। तो आपको रूम रखना पड़ेगा 18 डिग्री पे, 16 डिग्री पे, तब वो 30 डिग्री पे आएगा। उसके बाद ठंडा करने का कोई सिस्टम नहीं। एक सिस्टम होता है लिक्विड नाइट्रोजन, उसको क्रायो ओवन बोलते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन ऐसी चीज़ जो माइनस में चलती है, -72 उसका कुछ टेम्परेचर है, वो बहुत कम यूज होता है। तो आप लिक्विड नाइट्रोजन के अलग से लिक्विड नाइट्रोजन लगाओगे, उसमें फ्लो करोगे तो उसको नहीं हो पाएगा।
हर एक बार कॉस्ट इफेक्टिव इतना कॉस्ट नहीं बढ़ महंगा जाएगी बढ़ कि आपको पहले 3 गैसें लगी, चौथी गैस और करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हमारे को यही करना पड़ेगा। इसमें ठंडा का नया कंसेप्ट कुछ नहीं है, जैसे ही रन खत्म होता है 250 डिग्री पे, ऑटोमेटिकली फिर से नेक्स्ट रन के लिए 40 या इनिशियल जो टेम्परेचर है उस पर वापस आएगा। वापस कैसे आएगा, उसका यहाँ से वेंट खुलेगा, फैन मूव होगा अंदर, फैन मूव होगा, अंदर की हवा बाहर निकलेगा, बाहर की अंदर निकलेगा। यहाँ 2 वेंट है, एक अंदर आने के लिए, एक बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ओवन है। इसमें ओवन जीसी का हट है, सारी सेपरेशन इसी में होगी। पहले यहाँ वेपराइजेशन हो रही है, कुछ नहीं होगा उसमें, वेपर वाले कॉलम में पहुंचा और कॉलम में मान लो 250 डिग्री पे था, जैसे कॉलम पे आया, कॉलम पे आते ही जो है वो आपका एक प्रकार से उसको बोलता हूँ कि मैं वो चीज़ कॉलम पे जैसे वो आई तो वो क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है, जैसे वो वेपर फॉर्म में थी फिर से कंडेंस, एक प्रकार से कंडेंसेशन हो जाएगी उसमें। वो तो जो 250 पे था एकदम आएगा तो कंडेंस हो जाएगा सैंपल, एकदम लिक्विड नहीं बनेगा पर कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे टेम्परेचर ऑन होना शुरू करेगा तो वो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है सिंपल सा कंसेप्ट है, आपका कॉलम जो है डिटेक्टर एंड पे लगा हुआ है या कहीं पे भी लगा हुआ है। जैसे ये कॉलम है, मैंने डिटेक्टर एंड पे ऊपर लगाया हुआ है। एचपीएलसी में भी यही होगा, ओवन में सेपरेशन कर दी और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें 2 डिटेक्टर है, एक एफआईडी है, टीसीडी है। एफआईडी का मतलब फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, टीसीडी का थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। पहले मैं एफआईडी पे आता हूँ। 90% जीसी या आप कोई भी जीसी देखोगे अपनी कैरियर में, अपनी लाइफ में आपको एफआईडी मिलेगा। मोस्ट कॉमन, मोस्ट सेंसिटिव सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें आते हैं। टीसीडी आपने इसलिए लिया है क्योंकि आपका गैस टेस्टिंग होती है और गैस टेस्टिंग जो है टीसीडी की होती है, एफआईडी पे नहीं। ठीक है, गैस टेस्टिंग आपकी टीसीडी से होती है, एफआईडी पे नहीं होती, इसीलिए आपने टीसीडी एज अ डिटेक्टर लिया हुआ है। एफआईडी में मैक्सिमम आपके फार्माकोपियर मेथड मिलेंगे वो आपको एफआईडी पे ही मिलेंगे, एफआईडी में ही है। अब मैं थोड़ा सा एफआईडी के बारे में बताता हूँ कि एफआईडी क्या है। जैसे मैंने बोला फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, फ्लेम जलेगी, वो सैंपल को आयनाइज करेगी, बर्न करेगी और उसके आयंस जो बनेंगे उसको डिटेक्ट किया जाएगा, उसके बेस पे जो है आपका पीक आएगी। अब फ्लेम की जब बात आती है कि फ्लेम जलेगी कैसे, मैं शुरू में बताया था कि 2 गैसेस के बारे में बाद में बताऊंगा। एक हाइड्रोजन है, एक एयर है। आपको मैनुअली कहीं भी आग लगानी है तो 2-3 चीज चाहिए, एक फ्यूल, या तो तेल लगाओ आप उसमें, डीजल डालो, पेट्रोल डालो, कुछ भी डालो। दूसरा एयर, एयर के बिना फ्लेम नहीं जलेगी, मतलब आग नहीं लगती, है ना। तो ये 2 चीजें जरूरी है आपके पास, तो इसीलिए हाइड्रोजन यूज होती है एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन मैंने बोला कि हाइड्रोजन एज अ कैरियर वही लोग यूज करते हैं जो फुल प्रिकॉशन पे यूज कर रहे हैं, उनके पास सारे सेफ्टी मेजर्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आग पकड़ती है, स्पार्क से भी हाइड्रोजन आग पकड़ेगी, है ना। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होगी। और एयर हम इसलिए दे रहे हैं कि भाई अंदर तो काफी अंदर फ्लेम, और फ्लेम ऐसा मत सोचना कि जैसे वो क्या बोलते हैं दीपक की लाइट जलती है, ऐसी कोई फ्लेम नहीं, वो वर्चुअल फ्लेम होती है, आप देखो कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऐसी फ्लेम नाम की चीज नहीं होती है। तो एयर इसलिए होती है, तो उसमें वेपर ऊपर जो है वेपर बनेगा। हाँ, तो जैसा भी दिखा सकते हैं, फ्लेम ऑन होगी, मेटल का चाहिए होगा मेरे को, तो मैं दिखाऊंगा इसके बारे में। तो फ्लेम इस तरीके तो वो दो गैसेज है आपकी ना, वो गैसेज इसलिए फ्लेम के लिए। तो आपका डिटेक्टर के लिए 3 गैसेज होगी, एक तो होगी आपकी जीरो एयर। जीरो एयर क्यों है जीरो एयर, हम उसमें ऑक्सीजन क्यों यूज नहीं करते, मेडिकल ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है वो एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ गैस होता है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा कंटेंट होता है, उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन भी होगा, कुछ चीज़ें भी होगी। ये जो एयर है जिसको हम एयर बोलते हैं, एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सब कुछ है ना, वो एयर है। हमने नाम दिया जीरो एयर, मतलब सब कुछ हटा के सिर्फ प्योर ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो मेडिकल ऑक्सीजन से आपकी फ्लेम नहीं जलेगी। और उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह रहते हैं ये सब रिमूव होते हैं,
वो देखो फिल्टर्स लगे हैं, उसमें एक मॉइस्चर ट्रैप होता है, एक हाइड्रोकार्बन ट्रैप होता है, और गैस की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए 99.99%, वरना फ्लेम नहीं जलेगी। अगर आपकी गैस क्वालिटी कम होती है तो आपका फ्लेम नहीं जलेगी। डन। इसमें फ्लेम से तो मैनुअली लाइटर से आप देखो लाइटर से इसमें एक इग्नाइटर लगा हुआ है, वो लाइटर वाला जमाना गया पहले जो है वो पहले मैनुअली बहुत थी। वो 15-20 साल पहले जो एक जीसी होती थी, अब दो चीजों में हमने गैस तो दे दी, अब इग्नाइटर नहीं दिखा होता। रखा था तो हाँ, तो इतना बड़ा लाइटर रखा होता था, तो दूर से खड़े होकर टक टक करना जाता है गैस का। उससे क्योंकि आग जलाने के लिए क्या चाहिए, स्पार्क तो चाहिए ना, स्पार्क के बिना माचिस तो चाहिए ना, तो वहाँ एक इग्नाइटर लगा होता है, ये वाला। तो यहाँ पे ये असेंबली है, ये असेंबली इसके आगे फिलामेंट सा लगा हुआ है, वो ग्लो करता है, बस उसको इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बल्ब लाइट चलता हुआ फिलामेंट होता है ना, वो ग्लो करेगा। तो जैसे वो ग्लो करेगा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और नाइट्रोजन हीट हाइड्रोजन हीट के कंट्रोल जैसे आती है वैसे आपकी फ्लेम जलती है। और जब ये फ्लेम जलती है तो यहाँ का आवाज़ आती है, पट करके आवाज़ आती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ब्लास्ट करता है हमेशा, इसलिए हाइड्रोजन में सेफ्टी मेजर्स हमेशा रहते हैं। कोई इसके लिए क्वेश्चन है फाइंडिंग के लिए? नहीं। आप देखोगे यहाँ पे 10 ppb से लेकर के mg ग्राम्स तक है, 10 ppb से लेकर के mg ग्राम्स तक है, इसलिए FID को यूनिवर्सल डिटेक्टर बोलते हैं। तो इसका रेंज बहुत बड़ी है, मतलब 10 ppb पार्ट्स पर बिलियन तक ये डिटेक्ट कर सकता है। और जब MS होता है, MS जो डिटेक्टर होता है GCMS को बोलते हैं, वो 1 ppb तक करता है, 10 तक करता है, 1 ppb तक करता है, और उसकी रेंज जो है ग्राम्स तक जाती है। अब TCD की बात करूँ, दूसरा TCD दिया, इसकी रेंज देखो बहुत कम है, ये 1 ppb पे काम ही नहीं करता है, ये ppm लेवल से काम करता है, वो भी लगभग 1 ppm 10 ppm तक के से ये काम करना शुरू करता है। तो TCD बहुत कम सेंसिटिव है इन केस ऑफ ppm लेवल, और ये सिर्फ गैस एनालिसिस में ज़्यादा ही। आपकी नाइट्रोजन टेस्टिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ TCD की होगी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर बोलते हैं इसको। इसका कंसेप्ट जो काम करता है वो काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। कभी क्लास 10 +1 व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा हुआ, उसमें कुछ ना दो फिलामेंट्स लगे होते हैं, है ना, वो एक्चुअली में हाँ 2 फिलामेंट होते हैं, उसमें से गैस पास हो रही है आपकी, जिस एक में रेफरेंस गैस नॉर्मल जो हीलियम गैस आई उसमें हो जाएगी, एक में वो गैस आएगी जो कॉलम से होती हुई आएगी। जब कॉलम से होती हुई आएगी गैस आपकी, तो उसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आपके सॉल्वेंट्स होंगे, और आपके जो एनालाइट है वो सॉल्वेंट्स होंगे। तो उन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस जब आएगा उस बेस पे वो पीक होता है। वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। ये पहले 4 वे मतलब 4 वे टाइप होता था, अब 2 ही फिलामेंट यूज होते हैं। इसका प्रिंसिपल वही है व्हीटस्टोन ब्रिज का, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फिलामेंट लगे हुए, गैस पास हो रही है, और उन गैस के डिफरेंस में जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उनके बीच में, उस बेस पे वो पीक होता है। बेसिकली ये आपका TCD यूज गैस सैंपल के लिए ही यूज होगा। आपका सारी गैस एनालिसिस, नाइट्रोजन गैस एनालिसिस TCD के थ्रू होगी, बाकी आपके जो भी काम होगा वो FID के थ्रू होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सारे FID में मिलेंगे। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स आप हेडस्पेस के थ्रू लगाओगे, वो भी आपके FID के थ्रू मिलेंगे। आपका कोई भी फार्मा का प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट आपका GC में होने वाला है वो FID में एज अ डिटेक्टर होगा। डन। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, अब फ्लेम जलानी है हमने, फ्लेम हमने ऑन करनी है, तो गैस का फ्लो भी ऑब्वियसली एक पैरामीटर होगा कि हमको गैस फ्लो कितनी देनी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई भी कितनी भी गैस दे दूँ, तो गैस का रेशो है 1:10। 1:10 मतलब अगर हाइड्रोजन 1 ml है तो 10 ml जो है आपकी एयर होगी। तो किसी भले आदमी ने किसी टाइम R&D की होगी, तो उसने बोला था कि
फ्लेम ऑप्टिमाइज जो होती है वो 30 ml पर मिनट हाइड्रोजन फ्लो और 300 ml एयर फ्लो। 30 300 या 40 400 इसमें Yes, sir. फ्लेम अच्छी जलती है, उसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी होती है। तो ये पैरामीटर आपको कहीं दिया भी नहीं होगा मान लो यूएसपी में, ये बाय डिफॉल्ट है, आपको रखना ही है। 30 300 रखना है या 40 400 रखना है या 35 350 रखना है, 45 450 रखना है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यही 4 प्रोबेबिलिटी है इसमें। अगर आपको किसी यूएसपी मेथड में ये पैरामीटर नहीं दिए, आप कुछ भी रख लो, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमको सिर्फ फ्लेम देना है। डन, यही रहेगा। और इसमें एक गैस और लगती है, उसको मेकअप गैस बोलते हैं। मेकअप गैस वही होगी जो आपकी कैरियर गैस होती है, मतलब जो आपका सैंपल ला रही है। हीलियम है तो हीलियम एज ए मेकअप यूज होगी, नाइट्रोजन एज ए कैरियर है तो नाइट्रोजन एज ए मेकअप होगी। वो हम इसलिए देते हैं, क्योंकि यार कॉलम से फ्लो कितना आता है, कैपिलरी कॉलम से 1 ml 2 ml का फ्लो आएगा या 3 ml का फ्लो आएगा, तो पीक कैसे आएगी? जिस हिसाब से आपका कॉलम का फ्लो निकले। तो फ्लो स्लो है तो पीक धीरे 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 करके आएगी और ब्रॉड हो जाएगी, ऐसा ही होगा ना। तो इसीलिए हम बस उसको मेकअप देने के लिए, ताकि पीक जल्दी निकले। कॉलम डिटेक्टर में कॉलम लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर यहीं पे, यहाँ पे देखो गैसेस के फ्लो आ रहे हैं यहाँ पे, तो बस वो बूस्टअप करके ताकि पीक शार्प हो जाए। ये वाली लगेगी इसमें जो है, एक में जो है हाइड्रोजन, ये वही जा रहा है, पीछे से। वही पीछे उसका भी एक ईपीसी है। जैसे इनलेट का मैंने बताया था ना कि फ्लो कंट्रोल करने के लिए, उसके भी एक ईपीसी लगाओ जो फ्लो कंट्रोल करता है। 40 ml पर मिनट फ्लो देना है हाइड्रोजन का, तो वॉल्व वैसे ही ओपन होगा। तो मेकअप गैस भी डालनी पड़ती है सॉफ्टवेयर में। हाँ, वो पैरामीटर दिए होते हैं मेथड में। और डिटेक्टर का टेम्परेचर डिसाइड कैसे होता है? इनलेट के टेम्परेचर से और 20 डिग्री प्लस, मोटा-मोटी सा प्लस। और फ्लेम आपकी 150 डिग्री के बाद ही ऑन होती है। 150 डिग्री के पहले फ्लेम ऑन नहीं होती, क्योंकि 150 डिग्री पे कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। जैसे आप फ्लेम ऑन होगी तो कंडेंस होके वापस बैठ जाएगी, तो फ्लेम ऑन नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है। और जीसी को रेडी होने में टाइम लगता है। जब मैं जीसी सुबह ऑन करूँगा तो जो आपका रूम का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर जो डिटेक्टर का भी होगा। मान लो रूम का टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है तो ये 30 डिग्री तक होगा, है ना। तो 30 से 300 जाने में कम से कम 4 5 7 मिनट लगेंगे उसको। तो वो टाइम होता है कि जीसी को रेडी होने में टाइम लगेगा। जब तक कि ग्रीन नहीं है तो मतलब रेडी नहीं है। एचपीएलसी क्या होता है? एचपीएलसी फटाफट ऑन करो, प्रेशर बनाओ और चल पड़ा। उसमें कोई टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो है नहीं। अब इनलेट का टेम्परेचर सुबह सुबह जब आप ऑन करोगे, सर्दियों में या गर्मियों में ऑन करोगे, तो आपने रूम कंट्रोल कर रखा 25 डिग्री पे, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 25 27 28 यही होगा। तो 28 से 250 पहुँचने में टाइम लगता है। तो वो एकदम आप मेथड दोगे तो एकदम से रेडी नहीं होगा, टाइम लेता है। और जब आप उसको कूल डाउन करोगे तब भी टाइम लेगा। 250 से एटलीस्ट कम आते आते टाइम लेगा, 40 सारा आते आते कम से कम 25-20 मिनट लेगा। कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं, धीरे धीरे कूल। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत बड़ा कंसेप्ट है जीसी के। ठीक है, डिटेक्टर में आपको कुछ वैसे देना नहीं होता है। डिटेक्टर में बस फ्लो ही देने होते हैं। डिटेक्टर में देखो एक चीज़ होती है, जेट होता है, इसमें एफआईडी जेट बोलते हैं। एफआईडी जेट होता है ये। एक्चुअल में एफआईडी जेट होता है। इस जेट के जस्ट ऊपर एक फ्लेम जलती है, इसके अंदर कॉलम अटैच होता है। ये डिज़ाइन है इसका। इसमें लाइनर होता है, उसमें जेट होता है। और वो जेट चोक हो जाएगा तो आपका सैंपल बाहर निकलेगा। ठीक है सर। अब आता है कि आप जो है कॉलम की लेंथ क्या क्या रखनी होती है। कॉलम की लेंथ, जैसे आप कॉलम वहाँ तो एचपीएलसी में तो क्या फेरोल लगाया अपन टाइट कर दी, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कॉलम की लेंथ रखनी पड़ती है, कितना mm कॉलम आपको इनलेट साइड पे डालना है और कितना mm आपको डिटेक्टर साइड पे डालना है। आप जो है जो पीछे वाला इनलेट है, स्प्लिट इनलेट है, तो कॉलम जो है आपका लेंथ रहेगी अंदर जाने के लिए वो रखती है 4 से 6 mm, 4 से 6 mm।
ये दिया होता है हमारे पास ये, जैसे इसके ऊपर कॉलम निकलेगा ना तो हम इसको ऐसे मेजर करेंगे। इसमें देखो स्केल दिया हुआ है, हम इसको ऐसे मेजर करेंगे 6 mm 4 mm देखेंगे, उतना रखेंगे, उसको टाइट कर देंगे। डन। और FID के साइड पे इसकी लेंथ मैं बोल सकता हूँ लगभग 40 mm, मतलब इतना ये स्केल है, इसे थोड़ा सा। अब TCD में भी इतनी लगती है, उतनी लेंथ होनी चाहिए। अगर उससे लेंथ कम होगी तो आपका सैंपल कहीं ना कहीं लीक करेगा। तो आप बताओ इसमें कोई क्वेरी आपकी कि कैसे फ्लो आ रहा है, क्यों फ्लो आ रहा है आपका, कोई भी क्वेरी है तो पूछो। तो फिर मैं आगे हेड स्पेस पे बढ़ूंगी कि हेड स्पेस क्या है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कुछ तो पूछो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। है कोई ये सो रहा है क्या? कॉलम का है तो मॉडल नंबर है 76978। हमारा अपना मॉडल नंबर है 8860, मॉडल नंबर इसका 76978। हेड स्पेस एक कुछ नहीं है, बहुत बड़ा मशीन बना रखी है, उसका काम कुछ नहीं है। जैसे ये जो ये काम करता है वही काम इसका है। ये सैंपल लेके इंजेक्ट करता है, वो भी सैंपल लेके इंजेक्ट करता है, और ये आपका 1 माइक्रोलीटर आपका 2 माइक्रोलीटर आपका लिक्विड भी इंजेक्ट करता है। वो जो है वही वेपर बनाएगा और वेपर ही इंजेक्ट करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास रबड़ है, मान लो रबड़ नहीं मैगी है, मैगी टेस्ट करनी कैसे करोगे? घोल के तो बनाओगे नहीं उसको, घोल के तो आटा ही बनना उसका, है ना। तो मैगी क्या करते हैं नेस्ले वाले, वो जो ये जो बोतल है उन्होंने अपना अमाउंट फिक्स कर रखा है कि 10 ग्राम मैगी हमको तोड़ के भी इसमें भरनी है, ठीक है। और 10 ग्राम मैगी भरेंगे, क्रीम कर देंगे। अब इसमें क्या है, ये वाइल ये उठाता है, इसके अंदर भी एक ओवन लगा हुआ है जो हीट करेगा। तो वो सारा कुछ हीट है, जाएगा सब वेपर में, कोई ना सॉलिड जाएगा ना लिक्विड जाएगा, सब कुछ वेपर में ही काम होगा। तो ये चीज़ जो अंदर रहेगी, इसका अपना ओवन है। हम प्रोग्रामिंग देंगे कि ओवन को 80 100 डिग्री 200 डिग्री पर रखना है, कितने मिनट के लिए रखना है, 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रखना है, ताकि वेपर बने। पानी को बॉईल करना है तो रखना पड़ता है ना, 10 मिनट तक वेपर्स बनेंगे। तो वही कंसेप्ट है इसमें। मैगी भरी उन्होंने, मैगी भर के अंदर गई, अंदर वेपर। तो मैगी में जो भी कंपोनेंट होगा, जो वेपराइज हो रहा होगा, वो वेपर बनेगा सारा का सारा। उसमें से जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो वेपर बनेंगे, और वेपर ट्रेवल करके यहाँ से आपके यहाँ पहुँचेगा सिर्फ वेपर फॉर्म। तो आपको जो भी उसमें कंपाउंड्स हैं वो आपको निकल के देंगे मैगी। अगर मान लो टायर है आपका, MRF का टायर है आपका, अब रबड़ है आपका, उसको टेस्ट करना है, तो रबड़ ऐसी चीज़ है आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, ना आप उसको डिजोल्व कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो रबड़ का उन्होंने कंसेप्ट लगाया होता है कि रबड़ है, हमने कितना काटना है, पेपर करेंगे, जो भी उसमें केमिकल्स होंगे उनका अपना पता है हमको कि मेरे कितने केमिकल्स ऊपर क्या लगते हैं, उनका कितनी कॉन्सेंट्रेशन आती है, कितना रेस्पॉन्स आता है, टेस्ट वैसे करेंगे आप। पेंट है, मारुति पेंट लगाती है गाड़ी में ना, हमारा यूनिट लगा हुआ मारुति मानेसर में, मैं जाता था वहाँ पे। तो पहले पेंट एशियन पेंट का होता है, पहले एशियन पेंट उसको टेस्ट करता है। एशियन पेंट का नोएडा प्लांट है, मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने भी GC हेड स्पेस लगाया हुआ था। पहले वो पेंट लाते हैं, पेंट क्या होगा, पेंट आप इसे इंजेक्ट करोगे तो आपका लाइनर तो एक आपका बैच रिलीज हुआ, एक लाइनर खराब, कॉलम भी खराब, सब खराब हो जाएगा। और पेंट के लिए क्या करोगे, पेंट इतना थिक है, इतने उसमें केमिकल्स हैं, सब केमिकल्स हैं, तो पेंट इसमें डालेंगे 2 ml 1 ml 5 ml पेंट डालेगा इसमें। तो इसमें कैपिलरी भी डालते हैं? मैं इसका बताऊंगा, मैं खाली इसको बताऊंगा क्या है। पेंट इसमें डालेंगे, पेंट में जितने भी चीज़ होंगी वेपराइज होंगी और वेपर फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये कैपिलरी क्या है। अभी मैं जब इसका कैलिब्रेशन करना था तो हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड आता है इतनी सी वाइल पे, 1 ml स्टैंडर्ड आता है। अब 1 ml स्टैंडर्ड को मैं एक बूंद डालूँ इसमें नहीं हो पाएगा। तो हम ये कैपिलरी होती है 5 माइक्रोलीटर की जो कैपिलरी है, 5 माइक्रोलीटर कैपिलरी। तो स्टैंडर्ड में इसको डुबोते हैं। कैपिलरी एक्शन एक नॉर्मल सा होता है कि अपने आप फील होती है कैपिलरी। कैपिलरी फील होगी, ध्यान से कैपिलरी फील करनी है, इसमें डालनी है,
करना है और वो लिक्विड होगा, लिक्विड से वो अंदर जाएगा, हीट होगा, वेपर बनेंगे और सारा का सारा वेपर आपका इनलेट में। जब भी आप रेजिडुअल सॉल्वेंट करोगे तो रेजिडुअल सॉल्वेंट में आप बोलोगे रेजिडुअल सॉल्वेंट तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रेजिडुअल सॉल्वेंट में आप जो है सारा का सारा क्या होता है, आपका नेगेथेनॉल होगा या सैनिटाइजर का काम भी हो रहा था, अभी काफ़ी टाइम से सैनिटाइजर का काम हो रहा था, तो IPA निकालना है तो इसी हेडस्पेस के थ्रू निकाल रहे हैं। सैनिटाइजर डाला, इसमें डाला, वेपराइज हुआ, सारा का सारा वेपर फॉर्म में जाएगा और वेपर फॉर्म में आएगा। तो हेडस्पेस क्या है, हेडस्पेस कुछ नहीं है, ये एक इंजेक्शन टेक्निक है। एक मिनट, अच्छा, कि वेपर बनने में वक्त लगता है। अब जब आप हेडस्पेस यूज करोगे, हम मेथड जब एक बार एक्चुअली क्या आपको थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन लग रहा है कि हमारे पास अभी सॉफ्टवेयर में पावर नहीं है, तो ऐसे डेमो में एक बार करेंगे फिर से, उसमें मैं आपका कैलिब्रेशन का मेथड जो आपको दिया वही रन करेंगे। अब क्या होता है कि जब भी आप पानी बॉईल करोगे ना, मानो पानी बॉईल करोगे तो रखते वेपर तो बनेगी जी, तो जो वक्त लगता है पानी बॉईल करने के लिए 5 मिनट 7 मिनट डिपेंड करता है कि आपकी हीट क्या है ना, तो उस हिसाब से वेपर बनेंगे। तो जैसी वाइन अंदर जाएगी तो अंदर हमने टेम्परेचर ओवन का सेट रखा है 100 डिग्री। तू कैसे बेटा है, कहाँ जाना था? मेडिकल करवाने नाम तो समझ, एक मिनट बताइए, आप लोग तो नाम लिख के ले गए थे आप? वो नाम और एक साल बाद होता है। वाइन जो है ना ये उठाता है, ये उठाता है वाइन, किस डिग्री के साथ हम ये उठाएगा और उठा के जो है वाइन यहाँ के लिए रखता ना है। नहीं, यहाँ हीट नहीं होती है, यहाँ हीट होगी, नीचे से लिफ्टर आएगा, इसका डोर नीचे डोर है वो ओपन होगा, वो लिफ्ट इसको नीचे ले जाएगा, अंदर ओवन है, एक ऐसा राउंड ओवन है, उसमें भी वाइलों के लिए 12 वाइल की जगह बनी है, तो अंदर 12 वाइलें रखी जा सकती है इसके अंदर। हाँ, तो अंदर मानो हमने 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो 100 डिग्री हमें देंगे तो 100 डिग्री पे जाते ही कोई चीज़ बॉयल तो होगी नहीं, उसको वक्त लगेगा बॉयल होने के लिए, तो वो टाइम भी आपको मेथड में देना पड़ता है कि 100 डिग्री पे आपको 5 मिनट उसको अंदर रखना है। 5 मिनट बाद वेपर बनेंगे, जैसे वेपर बनेंगे 5 मिनट खत्म होंगे, अपने आप ये इसमें नीडल हेडस्पेस की नीडल होती है, वो इंजेक्ट होगी इसके अंदर। सब वो आपका मेथड में रहेगा, मेंशन होगा ना तो सब इसके अंदर देखो, आप देखोगे इसको देखो पंचर हुई है, दिख रहा है वो पंचर हुई है ना, है ना, तो इसके अंदर भी नीडल है, देखो पंचर हुई है, ऊपर देखो ये पंचर हुई है ना, तो क्या नीडल, इसके अंदर नीडल होती है, बाद में नहीं है लगाया इसमें स्टॉप पर क्या रहता है? देखो ऊपर देखो होल बना हुआ है, हाँ ये यहाँ पे हाँ होल बना ना, अभी क्या है कि अभी क्या हुआ कि ये हीट हो गई, वेपर भी बन गए, अब वेपर निकलेंगे कैसे बाहर, बराबर सर है ना, तो वेपर निकलने के लिए इसमें पहले एक नीडल जाएगी, इसके अंदर एक नीडल होती है, 6 पोर्ट वाल्व लगा होता है, इसे एचपीएलसी में आपका 6 पोर्ट वाल्व होता है, नीडल जाएगी, पहले इसको वाइल को प्रेशराइज करेगी, वो हीलियम गैस है नाइट्रोजन गैस, 15 psi 10 psi का प्रेशर होगा, जैसे वाटर यूज होती है ये वाइल आप यूज कर सकते हो, बस को निकालना है, डीक्रीम पर दिया हुआ है, ये निकलेगी, ये सेक्टर चेंज रहेगा सेक्टर पूरा चेंज हुआ दिया हुआ, इसमें 200 सेक्टर ऐसे आया पूरा, ये तो हमारा वो ही आप फिर वेपर नहीं बन पाएंगे ना, अगर वो एक बार पंचर होगी तो फिर वेपर नहीं बन पाएंगे। पंचर होगी तो इसको निकाल नया के लगेगा, उसको नया धो और लगेगा। नया लगाओ, तो प्रेशराइज होगी, जैसे ही प्रेशर बनेगा वो अंदर 15 psi का प्रेशर है, तो जैसे ही प्रेशर ओपन होगा तो अपने आप सैंपल जो है ऊपर उठेगा, उससे घूमते हुए सीधा इनलेट, और उसके बाद कंसेप्ट वही जो चल रहा है। तो इसने क्या किया, इसने दिया कौन सा फॉर्म, सारा का सारा वेपर फॉर्म दिया, लिक्विड में कुछ इंजेक्ट नहीं हुआ। तो एग्जांपल मैंने इसलिए मैगी का दिया कि समझने में आसान होता है, मैगी वाले यही करते हैं, जो नेस्ले है वो यही करेंगे, उनका पास यही वाइल है, यही हेडस्पेस लगा हुआ है, उन्होंने अपना वेट सेट किया हुआ है कि हमें कितनी 1 ग्राम 2 ग्राम मैगी डालनी है, उसका रेस्पॉन्स पता है उनको, इतना रेस्पॉन्स आना चाहिए, और ये सब की सब टेस्टिंग वहाँ पे एमएस में होती है, जीसी के साथ, जीसी है ये हेडस्पेस है, एक एमएस होता है, एलसीएमएस का नाम सुना है सबने, एमएस क्या है, वो मास लेवल पे काम करता है एक्चुअली, तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये तो हम इसमें जो एलसी और जीसी दोनों जो है, हम इसमें क्वालिटेटिव करते हैं, हम क्वालिटेटिव करते हैं, एमएस होता है 1 pb से होता है, मतलब उसमें तो रेंज और कम भी होती है, रेंज और कम भी हो जाती है, पर क्या है वो मास लेवल पे देता है आपको, वो पीपीटी में जाता है, एकाउंटिंग में जाता है। अभी क्या है कि आपका मिथनॉल निकला,
तो आप मिथनॉल जो निकालते हो उसमें भी आप मिथनॉल या एनेक्सेन की पीक जो आती है वो तो आपने कहीं फार्माकोपी से सेट की हुई है कि भाई 5 मिनट पे मिथनॉल निकलता है, 6 मिनट पे एनेक्सेन निकलता है, पर क्या आप 100% बोल सकते हो कि वो मिथनॉल है वो पीक को? मतलब जब उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स जो है वो क्लियर होंगे, वो 100% देता है मास। मास को पता है, एमएस को पता है कि मिथनॉल का मास क्या है। जैसे H2O का मास क्या है 18, नाइट्रोजन का मास क्या है जी 10, 8, कुछ भी मास, ऑक्सीजन का मास एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, तो वो मास लेवल पे काम करता है। वो मास देगा कि मुझे ये मास मिला, तो हर एक जितने भी अभी मास वर्सेस चार्ज का होता है, रेशियो होता है, वो उस पे काम करता है। नहीं क्या है m/v करके कुछ होता है? नहीं, वो कुछ नहीं है, मास पे काम करता हाँ है। है मास, m तो मास होता है ना, m माने मास होता है पर चार्ज पे कुछ नहीं है उसमें, तो वो कंसेप्ट डिफरेंट है। मैं जनरल से बता रहा हूँ कि जो भी वो एक्चुअली में पकड़ता है, आप देखो आपका 12 का मास मुझे पता है कि नाइट्रोजन ही है, तो कार्बन मतलब कार्बन ही है, तो कार्बन ही है वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। पानी का मास कितना है? 20 है, 22, 18, तो 18 जिससे अगर मास उसने पकड़ा कि वो वाटर ही निकला हो, वो नहीं है, वो आरटी की बेस पे काम नहीं करता। हम जिस पे आरटी की बेस पे काम करते हैं उसकी श्योरिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने R&D है आपकी, ठीक है, अब R&D आपके पास एक सैंपल है A और एक B सैंपल है, तो आप क्या करोगे उसके लिए पहले आइडेंटिफाई करने की? पहले तो आपको A और B सैंपल का स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड लगाओगे, पहले A का स्टैंडर्ड लगाओगे, जो स्टैंडर्ड का ये टेस्ट हो गया होगा भाई ये मिथनॉल है, तो देखो ये आपकी मेरी मिथनॉल की आरटी है 3 मिनट पे आई। फिर आप सब सैंपल मिक्स लगाओगे, अगर वो 3 मिनट पे आई तो वो मिथनॉल तो आरटी के बेस पर मैंने डिफाइन किया क्योंकि स्टैंडर्ड था। मास पे चलाने के लिए स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, मास पे आप रॉ सैंपल चलाओ, फिल्टर लगाओ, वो आपको मास दे देगा, आपको 100% है। उसमें लाइब्रेरी दी होती है, लिस्ट लाइब्रेरी उसके मैच करेगा, विद स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें 100% है कि आपका जो क्वालिटी निकली है, क्वांटिटी निकला है, वो आपका मास में पानी है या कोई कार्बन है, नाइट्रोजन है। इसमें आपका आरटी बेस पे, वरना आप स्पाइक करके लगाओगे, चाहे एलसी में हो चाहे जीसी में हो, जब अननोन कंपाउंड्स की कोई R&D करता है तो उसको ऐसे ही करना पड़ता है, स्पाइक लेके करना पड़ता है। कंसेप्ट ठीक है? तो दोनों चीजों में ये डिफरेंस है, ये हमारा आरटी बेस पे सारा। आप इसको जो है बोल सकते हो कि ये चीज है, वो भी तब जब आपने उसका स्टैंडर्ड चलाया हो। अगर मान लो मैं भी एक अननोन सैंपल चला दूं और मैं बोलूँ मेरा स्टैंडर्ड चला है, भाई बता क्या है, देखो बता सकता मैं मुझे पता ही नहीं, कोई बात नॉन सैंपल नहीं लगा। हाँ, अननोन सैंपल में मार्क्स में लगते हैं सारे, तो इसलिए जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट में, वहाँ जीसी मिलेगा, वहाँ जीसी मिलेगा। यहाँ IIT रुड़की में LCMS ट्रिपल क्वाड, GCMS ट्रिपल क्वाड, सिंगल क्वाड सब लगेंगे। अच्छा, वो कहेंगे GCMS और GCMS भी होता है। MSMS का मतलब होता है ट्रिपल क्वाड। MSMS इंस्ट्रूमेंट एक ही है वो, तो उसमें क्वाड 2 होते हैं, तो उसमें मास का लेवल क्या होता है? अगर मास देखोगे ना, मास जो होता है, अगर मान लो आपका नाइट्रोजन का मास 18 है, ठीक है, तो सिंगल क्वाड जो है 18.1 तक देगा आपको, 18.1, 18.2, 18.3, मतलब उसके आइसोमर्स भी देगा वो, है ना। ट्रिपल क्वाड देगा 18.001, 18.002, तो 19 पहुंचने की उसको 18.999 तक देगा वो और प्रिसाइज है। तो ये काम इसमें आता है जो R&D कर रहे हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे काम। तो और हेड स्पेस जब भी चलाना है तो इसकी क्रिम्पिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्रिम्पर इसलिए एजिलेंट ने अपना दिया हुआ है, प्रॉपर क्रिम्पिंग होगी। जहाँ क्रिम्पिंग कम हुई, ढंग से क्रिम्पिंग नहीं हुई, आपका RSG गई। और एजिलेंट की वाई ही यूज करो, एजिलेंट के सेप्टा ही यूज करो, आपका RSG प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्रिम्पिंग सही नहीं होगी तो आपका मान 3 में क्रिम्पिंग बहुत अच्छी है, एक की क्रिम्पिंग खराब है। जिसमें क्रिम्पिंग खराब होगी तो जैसे मैंने बोला कि 15 PSI का प्रेशर अंदर जाएगा तो लीक होगा, लीक हुआ तो आपका सैंपल गया, रेस्पॉन्स खत्म, RSG गया। ये हेड स्पेस बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाने को दे दिया, काम इसका कुछ नहीं, बस पेपर बनाता है और सारे के सारे बच्चों को पैसे भी बढ़ाते हैं, हैं। पैसे भी बढ़ाते हैं, पैसे थोड़ा बड़ा लगता है। उन रॉ सैंपल पे ज़्यादा यूज होता है जहाँ पर हम लोग उनको डिजॉल्व कर सकते हैं या उनको तो वहाँ हाँ, मतलब जो सॉलिड फेज में है, आपने सोप करना है तो सोप को फिर भी आप कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ स्प्लिट कर सकते हैं इसमें। हाँ, देखो वो कंसेप्ट वो क्या है ना, जहाँ आपका वो लगा हुआ है, जो ट्रांसप्लांट जहाँ लगी है वो कंसेप्ट वही है, उसको मिक्स मत करना। इनलेट तो इनलेट है, वहाँ सैंपल लिक्विड डालो, चाहे वेपर में डालो, चाहे गैस डालो,
कुछ भी करो उसमें, वो तो अपना काम करेगा, उसका काम तो वही है जो स्प्लिट करना, स्प्लिट करना है, उसको कोई मतलब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ये 2 इंजेक्शन टेक्निक है, वो लिक्विड सैंपल दे रहा है, ये लिक्विड को लेके वेपर में कन्वर्ट करा या सॉलिड को लेके वेपर में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट देगा, उसको काम वेपर जो देना। नाइट्रोजन गैस की टेस्टिंग होगी उसकी हेड स्पेस थ्रू होगी इधर से नहीं, नाइट्रोजन करेंगे नाइट्रोजन गैस आपका पीसीडी पे होगा। वो तो है बट सैंपल कहाँ से मतलब सैंपल आपका move on कराएंगे जहाँ तक मुझे लगता है आप जब नाइट्रोजन गैस की तो बलून में फिलिंग करते हैं सैंपल बलून में करते हैं, वो ट्रांसफर एयरटाइट सिरिंज होती है, उसको डायरेक्ट इंजेक्शन लग जाएगा आपका यहाँ पे इनलेट पे, वो सिरिंज डिफरेंट आपके भी शायद ना, वो डायरेक्ट इसमें थोड़ा प्लंजर थोड़ा वो होता है, तो मतलब उसके लिए अलग इंजेक्टर है क्या? एग्जैक्ट इंजेक्टर नहीं है सर उसका, वो तो डिपेंड करता है आप मेथड क्या यूज करोगे ना। ये जो सैंपलिंग तो कॉमन ही होती है, बलून में भरा जाता है, बलून में उसके बाद भरा जाता है। ट्रांसफर किया जाता है सैंपल वाले पे, और सैंपल वाले पीसीडी पे होनी चाहिए। देखो ठीक है डीसीडी पे हाँ, होगी, DCD पे पर वो होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं वो इस पे हम कह रहे हैं सैंपल कैसे जाएगा अंदर? इनलेट वाला ये होना चाहिए ना सही इसके लिए, क्योंकि यहाँ देखो जहाँ तक मुझे आइडिया है टीसीडी पे तो होगा ही होगा, पर आपका सारा का सारा सैंपल आपको इंजेक्ट को इनलेट में ही करना पड़ेगा, मतलब बलून लेकर बलून से नहीं होगा हाँ, डायरेक्ट, वो पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ। बलून से नहीं होगा डायरेक्ट आपका बलून से डायरेक्ट नहीं होगा, वो एयर टाइट सिरिंज होगी, बलून में लगती है एयर टाइट सिरिंज, वहाँ से सैंपल इंजेक्ट करोगे 1 ml 2 ml 3 ml जो भी होगा स्टैंडर्डाइज वो डालोगे, पता लग जाए। पहले आप उसके लिए एक मेथड ढूंढो कि क्या मेथड है, यूएसपी कौन सा मेथड बोल रही है, हाँ, वो उसको फिर पता भी पता लगेगा आपको कि कैसे होती है। जहाँ तक मुझे आइडिया है उसमें एयर टाइट सिरिंज रहती है, उससे आप सैंपल लोगे डायरेक्ट इंजेक्ट होगा, आपको जो है मैनुअल इंजेक्शन होगा, सोचो कि Manual होगा। मतलब कि ये हट जाएगा, ये हटेगा, उसमें ये हटेगा, डालेगा, सीधा टक करोगे और वो इंजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे इसमें नहीं करते आप स्टार्ट करते हो, यहाँ और भी मुझे start लेना करोगे। पड़ेगा फिर वो, है ना? पहले चलाई नहीं है किसी मैनुअली तो नाइट्रोजन लीजिएगा कभी, नाइट्रोजन लीजिएगा, वो तो किया है। पहले तो सर इसके लिए नाइट्रोजन के लिए आपको लेना तो पड़ेगा, पहले तो सर इसके लिए वो लेने से पहले देखो कि कौन सा मेथड यूज करोगे आप, वो देख लेंगे। उसके बेस पे वहाँ जहाँ आप मेथड देखोगे वहाँ पे मेथड प्रिपरेशन भी दी होती है, बिल्कुल दी होती है, बिल्कुल। उसमें प्रिपरेशन दी होती है बाकी उसके सॉफ्टवेयर तो सब जैसे एम्पावर है वैसे सेम वैसे ही देखो है। हाँ एम्पावर क्या है कि एम्पावर डेटा बड़ा प्रोसेसिंग different आपकी सेम होगी, डेटा प्रोसेसिंग जो होगी एम्पावर में आपकी वो सेम होगी, आप बना दो। आरआरटी निकालनी है,